हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने अब तक जितना कवर किया, डिमांड, सप्लाई साइड, एब्सोल्यूट एडवांटेज, आपने सब वीडियोस देख लिए अच्छे से। यार आप लोग कुछ कमेंट या लाइक भी नहीं करते। ठीक है, कमेंट समझता है कि आप लोग नहीं करना चाहते, आपका नाम रिवील होगा या कुछ ऐसे है, तो आप एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हो ना। वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम इक्विलिब्रियम एंड आइसोलेशन पे जाते हैं। आइसोलेशन क्या होता है? जब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? हम पहले प्रोडक्शन एंड साथ ही साथ जो डिमांड है यानी पीपीएफ एंड इंडिफरेंस कर्व का जो टेंजेंसी पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होगा आइसोलेशन पे। अब एक चीज़ याद रखना, आइसोलेशन यानी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम जो भी है अपने डोमेस्टिक कंट्री में नेशन खुद बना रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है। तो आइसोलेशन में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम होगा। आइए देखते हैं। इन सेक्शन 3.2 वी डिस्कस प्रोडक्शन फ्रंटियर विच इलस्ट्रेट द प्रोडक्शन और सप्लाई कंडीशन इन द नेशन। तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन या सप्लाई कंडीशन था। इन 3.3 वी एग्जामिन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व विच रिफ्लेक्ट द टेस्ट और डिमांड प्रेफरेंसेस इन द नेशन। तो हमने डिमांड प्रेफरेंसेस भी देखे विथ यूज ऑफ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स। We will now see how interaction of these forces of demand and supply determines the equilibrium point or point of maximum social welfare in a nation in isolation यानी absence of trade। absence of trade में इनका कौन सा interaction है, कौन सा ऐसा point है where both demand and supply interact and we get the equilibrium where मैक्सिमम, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरैक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो मैक्सिमम अचीवेबल सेटिस्फैक्शन वहाँ पे मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाऊंगी। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड अ नेशन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट रीचेस हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल जो भी है गिवन इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर। उसका मतलब ये है कि अगर आपका 3 इंडिफरेंस कर्व है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का, तो इससे पहले वाला वीडियो जो है वो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का है, उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वो देख लीजिए। प्रोडक्शन फ्रंटियर भी उससे पहले वाला वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए, फिर आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ये गिवन हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल्स है। ये पहला, इसमें सेटिस्फैक्शन समझो 100 मिल रहा है, इसमें सेटिस्फैक्शन 200 मिल रहा है, इसमें 300 मिल रहा है। सबसे ज़्यादा 300 इसमें थर्ड पे मिल रहा है, सेकंड पे उससे कम मिल रहा है थोड़ा, और उससे भी कम 100 पे मिल रहा है। अब प्रोडक्शन फ्रंटियर अगर यहाँ से पास हो रहा है, तो गिवन ये हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर है, हम अगर यहाँ पे इस कोई कॉम्बिनेशन पे डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप डिमांड भी ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट हमारा अगर ए पॉइंट मैं इसको लिखती हूँ, ए पॉइंट पे हमारा उससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, बी से ज़्यादा, लेकिन वो अचीवेबल नहीं है, उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है डिमांड से, कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। This occurs at the point where a community indifference curve is tangent to the nation's production frontier. This is where they intersect. Tangent होने चाहिए, मैं intersect different होता है, tangent अलग होता है। If I am saying this way, this is intersection. If this way, this is intersection. Here it is saying tangent, तो वो ऐसे होगा और वो ऐसे होगा, सिर्फ ऐसे tangent हो रहा है, तो ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। The common slope of the two curves at the tangency point gives the internal equilibrium relative commodity price in the nation and reflects the nation's comparative advantage. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे
ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप जो होगा यानी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझो यहाँ पे 1 होगा या 1/5 होगा, और जो PPF है उसका भी इस पॉइंट पे स्लोप सेम होगा 1/5 होगा। तो ये जो 1/5 मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/5 जो नंबर होगा वो स्लोप है दोनों का जो इक्वल होगा उस टाइम पे। PPF का भी स्लोप यानी marginal rate of transformation will be equal to marginal rate of substitution at this point, यानी MRT will be equal to MRS at this point। स्लोप दोनों का सेम होगा। ये जो 1/5 होगा वो इंटरनल रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा। इंटरनल क्यों, मतलब आइसोलेशन में आप खुद डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना रेट है, तो 1/5 आपका इंटरनल रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा, और यही देन डिटरमाइन करेगा कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज किस कमोडिटी में है। अब वो कैसे, वो हम अभी देखेंगे। लेट अस सी व्हाट ऑल दिस मीन्स। Illustration of equilibrium and isolation. Figure 3.3 brings together the production frontier of figure 3.1 and community indifference curve of 3.2. So यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रोडक्शन फ्रंटियर जो हमने 3.1 में पहले देखा था पार्ट 1 में, वो यहाँ पे है फॉर नेशन 1 एंड नेशन 2। क्यों नेशन 1 का थोड़ा स्टीपर थोड़ा फ्लैटर है एंड क्यों नेशन 2 का थोड़ा ऐसे है, मतलब वाई एक्सिस पे ज़्यादा है, वो उसको समझने के लिए आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। फर्स्ट वाली वीडियो चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो जो है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ 3.2 से हमने इंडिफरेंस कर्व्स को भी लाया है जो वहाँ पे था। और अगर आप देखो हमने नेशन 1 का जो इंडिफरेंस कर्व था वो कुछ इस तरीके से था, नेशन 2 के इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से थे, क्योंकि उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। तो उन दोनों को अब हमने ज्वाइन किया है, एक ही ग्राफ में लाया है और टेंजेंसी पॉइंट हम देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं। वी सी इन फिगर 3.3 दैट indifference curve 1 is the highest indifference curve that nation 1 can reach with its production frontier. So nation 1 के लिए जो indifference curve 1 है, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे तीसरा होगा, लेकिन 1 जो है वही अचीवेबल है given the PPF curve। तो ये यहाँ पे टेंजेंसी पॉइंट आ रही है और ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे। दस नेशन 1 इज in equilibrium or maximizes its welfare when it produces and consumes at point A in the absence of trade or autarky। autarky, isolation या absence of trade में वो tangent कहाँ है, tangent at A point है, तो A point पे 60y and 50x कैसे लिखते हैं, मैंने आपको कल बताया था, x वाला पहले कॉमा 60, तो ये x ये y 50x और 60y वो प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूम भी 50x और 60y करेगा। याद रखना ऑटार्की में प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू कंजम्पशन। आप बाकी चीज़ें कहाँ पे दे रहे हो, कहीं पे भी नहीं, आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इस वजह से सेम होगा। सिमिलरली नेशन 2 इज़ इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट A डैश वेयर इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व 1। सो A डैश पे है वेयर इट इज़ प्रोड्यूसिंग 80x and 40y, और 1 डैश इंडिफरेंस कर्व है यानी उसका सेटिस्फैक्शन 1 डैश जितना मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, नेशंस वेलफेयर इतना है। नोट दैट सिंस कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड ड्रॉन एज नॉन इंटरसेक्टिंग, देयर इज़ ओनली वन सच पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इक्विलिब्रियम। तो अगर हम ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमने पिछले वीडियो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग होगा तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक ही है तो एक ही मैप होगा, तो आपका इंडिफरेंस कर्व सिर्फ ऐसे होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से कोई एक ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगी, कोई एक ही कर्व का टेंजेंसी आएगी। अब आप बोलोगे कि अगर मैम यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तो कोई कर्व नहीं है, तो होगा ना, यहाँ पे भी बीच में एक कर्व होगा जो इन दोनों के बीच वाला सेटिस्फैक्शन देगा। तो मैप बहुत सारे कर्व्स बीच में आ सकते हैं, तो वो वैल्यू वो
सिर्फ एक पॉइंट होगा जो टेंजेंसी लाएगा. Furthermore, we can be certain that one such equilibrium point exists because there are infinite number of indifference curve. Indifference map is dense. वही मैंने अभी आपको चीज़ बोली कि यहाँ पे जो बीच में अगर समझो आया गया तो बीच में भी इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस मैप है वो बहुत डेंस है, बहुत अंदर अंदर भी इंडिफरेंस कर्व्स हम बना सकते हैं. Points on lower indifference curve are possible but would not maximize nation's welfare. Points जो उसके नीचे हैं, अगर मैं इस वाले कर्व में यहाँ पे मेरा ए पर इक्विलिब्रियम है बट आई एम कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी, प्रोडक्शन ए पे हो रहा है, आई एम कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी, तो नेशंस वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होगा बिकॉज प्रोडक्शन और है, सप्लाई और है, डिमांड कर सकते हैं लोग. On the other hand, the nation cannot reach higher indifference curve with the resources and technology presently available. तो अगर मैं ये पॉइंट पे हूँ, ये यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, तो इससे बाहर मैं कंज्यूम नहीं कर सकती, मेरा प्रोडक्शन रिसोर्सेज उतना है ही नहीं, तो प्रोडक्शन उतना होगा ही नहीं. On the other hand, the nation cannot reach higher indifference curve with the resources and technology presently available. प्रेजेंटली अगर रिसोर्सेज समझो जितना अवेलेबल है और जितना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट है दोनों चीज़ें, यानी सेम पीपीएफ में रहोगे, अगर सेम पीपीएफ में हो तो आप इंडिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फैक्शन आपको होगा ही नहीं. आप या तो इधर इधर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर सकते हो या तो इधर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर सकते हो, इससे हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा. इक्विलिब्रियम, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस एंड कंपैरेटिव एडवांटेज. अब हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे इनका इक्विलिब्रियम कमोडिटी प्राइसेस डिटरमाइन होगा और कैसे उनका उस बेसिस पे कंपैरेटिव एडवांटेज पता चलेगा कि कौन से कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज है. द इक्विलिब्रियम relative commodity price in isolation is given by the slope of tangent common to the nation's production frontier and indifference curve at the autarky point of production and consumption. तो वो जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप मैंने बोला आपको सेम होगा, इक्वल होगा, इंडिफरेंस कर्व का भी एंड पीपीएफ का भी, वो स्लोप ही उनका रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा ऑटार्की सिचुएशन में. Thus, equilibrium relative price of X in isolation is PA. यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो नेशन 1 के लिए वो जो पॉइंट है, वो जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है, वो इस पे P जो भी प्राइस होगा एट पॉइंट A विच इज़ इक्वल्स टू PX बाय PY. हम रिलेटिव प्राइस कैसे लिखते हैं, PX बाय PY विच इज़ इक्वल टू वॉट 1/4. मैंने आपको यही बताया था कि इस ऐसे कर्व्स में स्लोप या तो टैंजेंट बना के हमें स्लोप पता चलता है, क्योंकि टैंजेंट बनाने से हमें पता चलेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने पे कितना चेंजेस हुआ और उस बेसिस पे 1/4 वैल्यू मिलेगा, या तो फिर डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा. तो उसके वजह से इन्होंने पहले से ही आपको वैल्यू दे दी है कैलकुलेट करके. तो 1/4 यहाँ पे इनका स्लोप है या रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है इन नेशन 1 एंड PA इज इक्वल्स टू PX बाय PY इज इक्वल्स टू 4 इन नेशन 2. सो यहाँ पे ये 4 होगा, ये 4 होगा PA पे, दिस इज PX बाय PY विच इज़ इक्वल्स टू 4. यहाँ पे देखो ये 1/4 है PX बाय PY एंड PA जो है यहाँ पे PX बाय PY 4 है. अब पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है. नेशन 1 के लिए X कमोडिटी को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए सिर्फ 1/4 Y कमोडिटी गिव अप करना पड़ रहा है. सेम वे मैंने यहाँ पे PY बाय PX नहीं लिखा है, मैंने PX बाय PY लिखा है फॉर नेशन 2. सो सेम थिंग, X कमोडिटी को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए नेशन 2 को 4 यूनिट्स Y के कम करने पड़ेंगे. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो अगर 4 यूनिट्स यहाँ पे गिव अप करने पड़े हैं 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए, और इस पॉइंट पे ही नेशन 1 में PA पॉइंट पे
सिर्फ 1/4 यूनिट्स गिव अप करने पड़ रहे हैं एक्स कमोडिटी को बढ़ाने के लिए। तो किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है? ऑब्वियसली नेशन वन का। सो नेशन वन एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगा। वैसे ही अगर हमें पी वाई बाई पी एक्स के हमें उसका देखना है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर नेशन वन पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल्स टू 1/4। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पी वाई बाई पी एक्स हो गया 4। एंड नेशन टू के लिए पी एक्स बाई पी वाई था 4, पी वाई बाई पी एक्स हो जाएगा 1/4। तो अब अगर हम ये इसके बेसिस पे हमें पता चला नेशन वन का कंपैरेटिव एडवांटेज एक्स कमोडिटी में है। इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या है। पी वाई बाई पी एक्स का मतलब क्या है? एक यूनिट वाई का बढ़ाने के लिए नेशन वन को 4 यूनिट्स एक्स का कम करना पड़ रहा है। एक यूनिट वाई का बढ़ाने के लिए नेशन टू को 1/4 यूनिट्स एक्स का कम करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली नेशन टू का कंपैरेटिव एडवांटेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वाई के इसमें, तो वाई कंपैरेटिव एडवांटेज है नेशन टू के लिए। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे देखेंगे। Relative prices are different in two nations because their production frontier and indifference curves differ in shape and location. Obviously हमने देखा 1/4 है और नेशन टू में 4 है, तो ये जो relative commodity price है ये डिफ़र कर रहा है बिकॉज उनका प्रोडक्शन डिफरेंट है, उनका डिमांड डिफरेंट है, इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट है, इस वजह से। Since in isolation PA is less than PA dash, 1/4 is less than 4. Nation 1 has comparative advantages in commodity X and Nation 2 in commodity Y. मैंने ये आपको explain कर दिया है। It follows that both nations can gain if Nation 1 specializes in the production and export of X in exchange for Y from Nation 2. तो अगर दोनों नेशंस गेन करेंगे, अगर नेशन वन एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज करता है और एक्स कमोडिटी को एक्सपोर्ट करता है, एंड नेशन टू जो है वो वाई कमोडिटी में स्पेशलाइज करता है और वाई कमोडिटी को एक्सपोर्ट करता है। हाउ दिस टेक्स प्लेस विल बी सीन इन नेक्स्ट सेक्शन। फिगर 3.3 illustrates that the forces of supply as given by nation's production frontier and the forces of demand by indifference map together determine the equilibrium relative commodity prices in each nation in autarky. So autarky situation में जो supply and demand है, production frontier and indifference curve, वो दोनों मिल के हमें equilibrium relative commodity prices provide कर रहे हैं, बता रहे हैं। For example, if indifference curve 1 had been of a different shape, it would have been tangent to production frontier at different point and would have determined a different relative price of X in nation 1. The same would be true for nation 2. अगर वो जो कर्व है वो समझो अगर यहाँ पे पी ए पे ना होके ये जो इंडिफरेंस, ये जो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है वो यहाँ पे ना होके इधर होता, तो पॉइंट ऑफ टेंडेंसी इधर होती और इधर जो भी स्लोप कॉमन होता वो यहाँ पे हमारा ये 1 है सेटिस्फैक्शन, वो यहाँ पे हमारा पी एक्स बाई पी वाई होता, यानी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होता, इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होता। सो वो डिफरेंट हो जाता है। अभी के लिए उन्होंने ये वाला ऐसे नॉर्मल शेप लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो कहीं पे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सप्लाई एंड ऑल द थिंग्स। सेमली नेशन टू के लिए भी हो सकता है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉन्स्टेंट कॉस्ट केस वेयर द इक्विलिब्रियम पी एक्स बाई पी वाई इज कॉन्स्टेंट इन ईच नेशन रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट and condition of demand and is given by the constant slope of the nation's production frontier. लेकिन कांस्टेंट के केस में ये नहीं था। कांस्टेंट के केस में हमारा प्रोडक्शन जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस कांस्टेंट था बिकॉज वहाँ पे हम डिमांड को कंसिडर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ प्रोडक्शन के बेसिस पे रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो उसका डिफरेंस आ रहा था, स्लोप आ रहा था, वो ले रहे थे। तो कांस्टेंट के केस में ऐसे डिफ़र नहीं कर सकता। अगर थोड़ा भी इंडिफरेंस कर्व चेंज है तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। सो थोड़ा भी डिमांड अगर होगा अलग होगा तो हमारा रिलेटिव कमोडिटी प्राइस अलग होगा।
सो ये आप ध्यान में रखना। Case study 3.1 gives the comparative advantage of largest advanced and emerging market economies in manufactured product. So that is a case study given. So हम basis for and gains from trade with increasing cost हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप प्लीज़ ये वीडियो देख के रखना ताकि आपको अच्छे से पूरा देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ रहा है तो दूसरी बार देखिए, ताकि बेसिस फॉर एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड आपको अच्छे से समझे। बिकॉज इंक्रीजिंग कॉस्ट में डिफरेंट होगा, कांस्टेंट कॉस्ट का जो गेन्स है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, और यहाँ पे इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या, तो उसके लिए पहले वाले वीडियोज़ आप प्लीज़ देख के रखिएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।